अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम इल्म बदी को ज़ेर बहस लाएंगे। बदी के मानी नादिर और अछूता के हैं। कलाम में कुछ सनतों के इस्तेमाल से नयापन और हुस्न लाना इल्म बदी कहलाता है। सनत बनावट और कारीगरी को कहते हैं, यानी अल्फाज की बनावट और कारीगरी से कलाम में हुस्न और खूबसूरती पैदा करना इल्म बदी कहलाता है। तो सनतों का इस्तेमाल हमारे हिस्सा ग्रामर साले अव्वल और साले दोम दोनों में शामिल है। और सवाल इस तरह से आता है कि वो सनत पूछी जाती है और शेरी मिसाल के साथ उसको वाज़े करना। तो पहली सनत है सनत तलमी। तलमी का लफ्ज़ी मतलब इशारा करना के हैं। कलाम में कुछ अल्फाज के ज़रिए किसी सियासी, समाजी, मजहबी, तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना, दास्तान या रवायत की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। यानी अल्फाज हमारे सामने आते हैं और उन अल्फाज से फ़ौरन ज़हन किसी बड़े वाक़े की तरफ मुंतकिल हो जाता है। अब हम कुछ आगे इसकी शेरी मिसालें देखते हैं, क्योंकि सवाल के जवाब में तारीफ़ के साथ शेरी मिसाल लाजमी लिखना होती है। तो पहली शेरी मिसाल है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। यहाँ इस शेर में देखें कि इब्ने मरियम के अल्फाज से फ़ौरन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा जहन में आता है कि वो लाइलाज बीमारियों का इलाज करते थे और लोगों के दुख दर्द दूर करते थे, मसीहा कहलाते थे। इसी तरह दूसरा शेर, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। यहाँ इस शेर में देखें कि आतिश नमरूद के अल्फाज तलमी हैं, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा करते हैं कि किस तरह वो अपने ईमान के जज्बे से, अपने इश्क के जज्बे से मजबूर होकर नमरूद की जलाई हुई आग में कूद पड़े और अकल एक तरफ खड़ी तमाशा देखने में मसरूफ़ रही। तो इस तरह हमने देखा कि कुछ अल्फाज से जब कोई बड़ा वाक़या जहन में आए तो उसको हम सनत तलमी कहते हैं। अगली सनत है सनत तकरार। तकरार का मतलब दोहराना है। कलाम में जब अल्फाज एक से ज़्यादा मर्तबा इस तरह तकसीम होकर दोहराए जाएं कि उनकी तकरार से फसाहत यानी शेर के मयार में, कलाम के मयार में कोई नुक्स खामी ना आए, बल्कि कलाम के हुस्न में इजाफा हो जाए, तो इसे सनत तकरार कहते हैं। यानी अल्फाज को ऐसे दोहराना कि शेर के हुस्न और उसकी खूबसूरती में इजाफा। इसकी अगर हम शेरी मिसालों पे गौर करें तो पहली शेरी मिसाल, मानदे रुए यार ना आया कोई नज़र, गुल गुल पे फिरी अंदलीब गो चमन चमन। मानदे रुए यार, महबूब के चेहरे की तरह, कोई भी नज़र ना आया, गुल गुल एक एक फूल, अंदलीब बुलबुल, यानी चमन चमन में एक एक गुल पे अंदलीब फिरी। तो यहाँ देखें कि गुल और चमन के अल्फाज की तकरार से शेर में खूबसूरती पैदा हो गई है। दूसरी शेरी मिसाल, हुए नामवर बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमान कैसे कैसे। यहाँ पे देखें कि नामवर यानी मशहूर लोग, बेनिशान दुनिया से चले गए, नामो निशान उनका मिट गया। तो यहाँ पे देखेंगे लफ्ज़ कैसे के इस्तेमाल से किस तरह से कलाम में हुस्न और खूबसूरती पैदा की गई है। अगली सनत है सनत मुबालगा। कलाम में जब शायर किसी खूबी या खामी या किसी बात को इस हद तक बढ़ा चढ़ा कर बयान करे कि वो बात हकीकत से दूर हो जाए और उस पर झूठ का गुमान होने लग जाए, तो उसे सनत मुबालगा कहते हैं। यानी ऐसी बात कि जिसको अकल तस्लीम ना करे कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है और उस पर झूठ का गुमान हो जाए, वो बात हकीकत से दूर हो जाए, एग्जेजरेट करना जिसको कहते हैं, तो उसे सनत मुबालगा कहेंगे। इसकी अगर हम शेरी मिसालों पे गौर करें तो पहली शेरी मिसाल, आज फिर कुछ बीते दिन याद आ गए, आज फिर आँखों से दरिया बह गया। यहाँ पे इस शेर में देखें कि इंसान चाहे कितनी ही ज़ारो कतार, कितनी ही शिद्दत से क्यों न रोए, तो ऐसी सूरत हाल नहीं होती कि आँखों से दरिया ही बहना शुरू हो जाए। तो यहाँ देखें सनत मुबालगा से काम लिया गया है। इसी तरह दूसरी शेरी मिसाल, एक नावक ने उसकी मिशगा के तायरे सिदरा तक वार किया। मिशगा पलकों को कहते हैं, यानी महबूब की पलकों के एक तीर ने
तायर सिदरा, सातवें आसमान पे जो सिदरा बेरी का दरख्त है उस पे बैठे हुए तायर परिंदे को भी शिकार कर लिया। तो यहाँ पे देखें कि ऐसी बात जिसको अकल तस्लीम नहीं करती कि महबूब ने नज़र उठा के देखा तो महफिल में बैठे हुए लोग तो दूर की बात, सातवें आसमान पे बैठे हुए परिंदे भी उसकी पलकों के तीर से ना बच सके। तो ये सनत मुबालगा की मिसालें हैं। अगली सनत है सनत मिरातुन नज़ीर। जब कलाम में एक लफ्ज़ की मुनासबत से कुछ ऐसे अल्फाज लाए जाएं जिनका आपस में ताल्लुक़ या निस्बत हो मगर ये ताल्लुक़ तज़ाद का ना हो, यानी एक दूसरे से मानी और मफ़हूम में उलट ना हो वो अल्फाज, तो उसे सनत मिरातो नज़ीर कहते हैं। यानी नज़ीर का मतलब चूँकि मिसालें होता है और मिरात जहन में रखना, यानी जहन में एक लफ्ज़ को सोचते हुए जहन में रखते हुए उससे निस्बत और उससे ताल्लुक़ रखते हुए मिसालों को सामने लाना। तो इसकी शेरी मिसालों पे गौर करें। तो पहला शेर, टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा। तो इस शेर में हमने देखा कि टहनी, शजर, बुलबुल, इन सब अल्फाज का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। दूसरे शेर पे गौर करें, जिस खेत से दहकां को मयस्सर नहीं रोज़ी उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। तो यहाँ इस शेर में हमने देखा कि खेत, दहकान, खोशाए गंदुम ये ऐसे अल्फाज हैं कि जिनका आपस में एक दूसरे से गहरा ताल्लुक़ है, निस्बत है, एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और ये ताल्लुक़ तज़ाद का ताल्लुक़ नहीं है, यानी एक दूसरे से मानी और मफ़हूम में उलट नहीं है। तो सनत मिरातो नज़ीर यानी एक लफ्ज़ को जहन में रखते हुए उससे मिलती जुलती, उससे ताल्लुक़ और निस्बत रखती हुई मिसालों को सामने लाना। अगली सनत है सनत तजनीस। जब कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं जो लिखने में एक जैसे हों मगर मानी और मफ़हूम मुख्तलिफ हों तो इसे सनत तजनीस कहते हैं। सनत तजनीस की दो अक़साम हमारे सामने आती हैं। एक सनत तजनीस ताम, जब अल्फाज इमला और तलफ़ुज़ में एक हों मगर मानी और मफ़हूम मुख्तलिफ हों तो इसे सनत तजनीस ताम कहेंगे। और दूसरी है सनत तजनीस मुहर्रफ, यानी जब अल्फाज इमला में एक जैसे हों लेकिन तलफ़ुज़ और मफ़हूम में एक दूसरे से अलग होंगे तो इसको हम सनत तजनीस मुहर्रफ कहेंगे। अगर इसकी शेरी मिसालों पे गौर करें तो सन्नत तजनीस ताम की मिसाल को देखें। जिन्हें मैं ढूंढता था ज़मीनों में आसमानों में वो निकले मेरे ज़ुल्मत खाना दिल के मकीनों में। इकबाल का शेर है। इसमें देखें कि जिन्हें मैं, एक लफ्ज़ में ये है और दूसरा लफ्ज़ में ज़मीनों में आसमानों में, तो दोनों लफ्ज़ जो मैं हैं वो लिखने में एक जैसे हैं, तलफ़ुज़ में भी एक जैसे हैं, लेकिन मानी और मफ़हूम दोनों के मुख्तलिफ हैं। एक मैं का मतलब शायर की अपनी ज़ात यानी मेरी ज़ात, मैं का मतलब मैं खुद, और दूसरा जो लफ्ज़ मैं है उसका मतलब ज़मीनों और आसमानों के अंदर। ठीक है। इसी तरह तजनीस मुहर्रफ की मिसाल देखें कि तेरे दर से उठ के मैं किधर जाऊंगा, घर में घिर जाऊंगा, सहरा में बिखर जाऊंगा। तो यहाँ पे देखें कि घर में घिर जाऊंगा, दूसरे मिसरे पे गौर करें तो घर और घिर ऐसे अल्फाज हैं जो इमला में लिखने में एक जैसे हैं लेकिन तलफ़ुज़ में और मानी और मफ़हूम में एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगली सनत है सनत तज़ाद। जब कलाम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल हों जो मानी और मफ़हूम में एक दूसरे से उलट हों तो उसे सनत तज़ाद कहते हैं। मुतज़ाद अल्फाज वैसे भी बचपन से ही हम पढ़ते आए हैं कि ऐसे अल्फाज जो मानी और मफ़हूम में एक दूसरे से उलट होते हैं मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं, यानी एक दूसरे की मानी और मफ़हूम में ज़िद होते हैं। तो कलाम में ऐसे अल्फाज जो मानी और मफ़हूम में एक दूसरे की ज़िद हों, एक दूसरे से उलट हों, तो उसको हम सनत तज़ाद कहेंगे। इसकी शेरी मिसालों पे गौर करें तो पहला शेर है, सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। तो इस शेर में देखें कि सुबह और शाम के अल्फाज ऐसे हैं जो मानी और मफ़हूम में एक दूसरे की ज़िद हैं, एक दूसरे से उलट है। दूसरे शेर पे गौर करें, आगाज़ को कौन पूछता है अंजाम अच्छा हो आदमी का। तो इस शेर में देखें कि आगाज़ और अंजाम ऐसे अल्फाज हैं जो मानी और मफ़हूम में एक दूसरे से उलट हैं, एक दूसरे के
تضاد ہیں۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ صنعت تضاد بہت آسان سی صنعت ہے کہ کلام میں ایسے الفاظ جو معنی اور مفہوم میں ایک دوسرے کے الٹ ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ اگلی صنعت ہے ہمارے پاس صنعت لف و نشر۔ لف کا مطلب لپیٹنا اور نشر کا مطلب پھیلانا ہوتا ہے۔ کبھی شاعر ایک مصرعے میں بات کو کچھ الفاظ کے ذریعے لپیٹ کر بیان کرتا ہے اور پھر دوسرے مصرعے میں کچھ الفاظ کے ذریعے اس بات کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کی وضاحت کر دیتا ہے، تو اسے صنعت لف و نشر کہتے ہیں۔ یعنی ایک مصرعے میں کچھ الفاظ کے ذریعے بات اس طرح سے کی جاتی ہے کہ بات واضح نہیں ہوتی، اس کو لپیٹا جاتا ہے، اور دوسرے مصرعے میں پھر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ اس بات کو مزید آگے اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے، اس بات کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے صنعت لف و نشر ایک مصرعے میں بات کو لپیٹنا اور دوسرے مصرعے میں اس بات کی وضاحت کرنا، اس کو پھیلا دینا۔ شعری مثالوں پہ غور کریں تو پہلا شعر: تیرے رخسارو قدو چشم کے ہیں عاشق زار، گل جدا سرو جدا نرگس بیمار جدا۔ یہاں پہ دیکھیں کہ پہلے مصرعے میں رخسار قد چشم کے عاشق زار کون ہے، بات واضح نہیں ہوئی جب تک دوسرے مصرعے میں ان الفاظ پہ غور نہیں کریں گے کہ گل، سرو اور نرگس بیمار۔ رخسار یعنی محبوب کے جو چہرے کے گال ہیں ان پہ کون عاشق ہے؟ گل، پھول۔ اور قد پہ کون عاشق ہے؟ سرو کا، باغ کا قداور درخت۔ اور چشم یعنی آنکھ پہ کون عاشق ہے؟ نرگس کا پھول۔ اسی طرح اگر ہم دوسرے شعر پہ غور کریں تو ایک سا باغ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ تو پہلے مصرعے میں کیا چیز مکمل طور پر آگ ہے اور کیا چیز مکمل طور پر پانی ہے؟ تو دوسرے مصرعے میں دیدہ و دل کے ذریعے بات کی وضاحت کی گئی ہے، نشر کیا گیا ہے کہ دیدہ و دل یعنی آنکھ اور دل۔ اگلی صنعت ہے صنعت حسن تعلیل۔ تعلیل کا لفظ علت سے ہے جس کے معنی وجہ یا سبب کے ہیں۔ جب کلام میں کسی بات کی قدرتی وجہ کچھ اور ہو مگر شاعر کلام میں خوبصورتی کے لیے اپنی کوئی انوکھی شاعرانہ وجہ پیش کرے تو اسے صنعت حسن تعلیل کہتے ہیں۔ یعنی قدرتی وجہ کچھ اور ہوتی ہے لیکن شاعر کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے اس بات کی اپنی کوئی شاعرانہ انوکھی وجہ پیش کرتا ہے۔ شعری مثالوں پہ غور کریں تو پہلا شعر مرثیے سے لیا گیا ہے: پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ یہاں پہ دیکھیں کہ دریا کی موجوں کا، لہروں کا ساحل کی طرف آنا پھر ٹکرا کر واپس پلٹ جانا ایک قدرتی بات ہے، لیکن شاعر اس کی اپنی شاعرانہ وجہ پیش کر رہا ہے کہ نہیں، وہ آتی تھیں اور یزیدی فوج کے ڈر کی وجہ سے ماتمی انداز میں اپنا سر ٹکرا کر واپس پلٹ جاتی تھی۔ دوسرے مصرعے پہ غور کریں تو دوسرے شعر پہ تو زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو زر بکف، قارون نے راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ تو اب دیکھیں کہ زمین سے جو بھی پھول نکلتا ہے قدرتی طور پر اس کا درمیانی حصہ سنہرا ہوتا ہے، لیکن شاعر اس کے درمیانی حصے کے سنہرا ہونے کی انوکھی وجہ پیش کر رہا ہے کہ وہ قارون کا سونا، قارون کا خزانہ ہے کہ جو زمین کے اندر سے ہر پھول اپنے دامن میں لے کر نکل رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم صنعت پہ غور کریں تو اگلی صنعت ہے صنعت تضمین۔ تضمین کا مطلب ملانا یا جوڑنا ہے۔ جب کلام میں شاعر کسی اور شاعر کا ایک مصرعہ لے کر اپنے مصرعے کے ساتھ جوڑ کر نیا شعر بناتا ہے تو اسے صنعت تضمین کہتے ہیں۔ اور جو مصرعہ لیا جاتا ہے یعنی کسی اور شاعر کا مصرعہ استعمال کیا جاتا ہے تو اس مصرعے کی پہچان یہ ہے کہ اس کو واوین یعنی انورٹڈ کاماز کے اندر لکھا جاتا ہے۔ تو صنعت تضمین بہت آسان سی صنعت کہ ایک مصرعہ شاعر کا اپنا ہوتا ہے اور ایک مصرعہ وہ کسی اور شاعر کا استعمال کرتا ہے۔ یہاں پہ اس کی شعری مثالوں پہ غور کریں۔ پہلا شعر: یہ کام آئیں نہ آئیں ہم انہی سے کام لیتے ہیں، گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں۔ سال اول فیڈرل بورڈ کے نصاب میں شامل نظم یہ سڑکیں، اس سے یہ شعر ہے۔ تو دوسرا مصرعہ گلوں سے خار بہتر ہیں جو دامن تھام لیتے ہیں، یہ شاعر کا اپنا شعر نہیں ہے، اسی لیے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ واوین کے اندر لکھا گیا ہے اور پہلا مصرعہ شاعر کا اپنا مصرعہ اور دوسرا مصرعہ شاعر نے کسی اور شاعر کا لیا ہے۔ اسی طرح دوسرے شعر پہ غور کریں: عقدہ کھلے گا ظہور آدم کا، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید۔ تو دوسرا مصرعہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید اقبال کے شعر کا مصرعہ ہے اور پہلا مصرعہ شاعر کا
اپنا مصرع ہے۔ تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ صنعت تضمین ایک مصرع شاعر کا اور ایک مصرع کسی اور شاعر کا جب لیتا ہے اور دونوں مصرعوں کو جوڑ کر ایک نیا شعر جو بنایا جاتا ہے وہاں کہتے ہیں کہ صنعت تضمین کا استعمال ہوا ہے۔ اگلی صنعت تفریق، فرق یعنی واضح کرنا۔ کلام میں ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر کر کے ان کے درمیان فرق بتانا صنعت تفریق کہلاتا ہے۔ یعنی شاعر ایک سے زیادہ چیزوں کا ذکر کرتا ہے اور پھر آپس میں ان کا کمپیریزن کیا جاتا ہے، فرق بتایا جاتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ صنعت تفریق کا استعمال ہوا ہے۔ اس کی کچھ ہم شعری مثالیں دیکھتے ہیں۔ پہلی شعری مثال جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ماضی کے مسلمانوں کا پہلے مصرعے میں بتایا گیا ہے کہ انہوں نے زمانے میں عزت کیوں پائی، کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے، اور موجودہ دور کے مسلمانوں کا اقبال ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم دنیا میں ذلیل و خوار کیوں ہو گئے، کہ تم نے قرآنی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے۔ تو یہاں دیکھیں فرق بتایا گیا ہے۔ دوسرے شعر پہ غور کریں، اقبالی کا شعر ہے کہ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ یہاں پہ دیکھیں آبا و اجداد کے بارے میں پہلے مصرعے میں بتایا گیا ہے کہ تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں کہ فرق بتایا گیا ہے کہ وہ کیا تھے، با عمل تھے۔ تم خالی گفتار ہو، باتیں کر سکتے ہو اور کردار سے اپنے آپ کو ثابت نہیں کرتے، اور تم ثابت رکے ہوئے ہو، بے عمل ہو، جبکہ وہ با عمل تھے۔ تو امید ہے کہ آج کے اس لیکچر سے صنعتوں کی اچھی طرح سے وضاحت ہو گئی ہوگی۔